हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है मेथड, क्या होता है विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, क्या होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वीडियो लेक्चर की हमने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है। ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर की इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी मेथड को समझने के लिए इसका जनरल फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो बेसिक डिफरेंस है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट और विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट उसमें हम कह पाएंगे। तो देखिए, जनरल फॉर्म पहले देखते हैं। तो द nth ऑर्डर देखिए यहाँ पे nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। ये जो दिया हुआ है उसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है कौन से ऑर्डर का? nth ऑर्डर का। a नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये जो है वो जनरल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ए नॉट एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स अप टू ए एन माइनस वन एक्स ए एन एक्स और क्यू एक्स, इसके बेस पे ही केसेस बनते हैं। कैसे? ये देखिए, ए नॉट एक्स ये जो है वो जो कोफिशिएंट है अप टू ए एन एक्स, अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? आइदर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं और या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। जब हमारे ये जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, ए एन एक्स ये जो है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये जो जब ए नॉट एक्स ये सब कांस्टेंट नंबर होंगे, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? विथ और हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा जो है अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स रहते हैं, ठीक है, ये जो है वो हमने इन y में लिखा हुआ है, यहाँ पे y की जगह पे x भी हो सकता है, तो ये ए नॉट एक्स है, वो उसकी जगह पे ए नॉट y आएगा। तो ये जब फंक्शन ऑफ x रहे तो हम उसको बोलेंगे विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो वो क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है वो आइदर कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ समथिंग x और y होगा। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन x है या फिर इन y है। तो जब कांस्टेंट होंगे हमारे कोफिशिएंट तो हम उसको बोलेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जब वेरिएबल होंगे तो उसको बोलेंगे विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। नाउ द अनदर केस इज हमारा जो यहाँ पे इक्वल टू क्यू एक्स दिया हुआ है उस पे है। तो क्यू एक्स आइदर जीरो हो सकता है या फिर नॉन जीरो, कोई भी फंक्शन या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके दो ही केसेस है, आइदर क्यू एक्स इक्वल टू जीरो और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए, तो क्यू एक्स अगर जीरो है तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन दिए हुए। अगर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट या फिर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये जो है वो कोएफिशिएंट बेस है। ये जो हमने दिया हुआ है वो क्यू एक्स के बेस पे अलग क्लासिफिकेशन है। अगर क्यू एक्स जीरो है तो होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो होगा नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और फर्स्ट हमारा जो है वो है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जब और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो ये जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे ए नॉट एक्स था जो पिछले में, तो हमने यहाँ पे ए नॉट, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है, ए वन ए टू अप टू ए एन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो है ए नॉट क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये nth ऑर्डर का जनरल हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ हायर ऑर्डर्स का एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। अब देखिए, हम पहला स्टेप क्या करेंगे, ये आपको हर स्टेप में नहीं करना पड़ेगा, हम समझने के लिए ये सब कर रहे हैं। ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हम यहाँ से y को कॉमन ले गए, यहाँ पे से भी y को, ये जो टर्म है उसमें से y को कॉमन ले गए, यहाँ से ले गए अप टू यहाँ से हमारे पास लास्ट आया ए एन इन ब्रैकेट, और यहाँ पे आएगा y इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है।
सेकंड स्टेप में ये डी बाई डी एक्स जो है वो एक ऑपरेटर है, तो हम उसको जहाँ पे डी बाई डी एक्स है उसको हम सिंगल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे आगे जो होगा वहाँ पे हम उसको डी स्क्वायर कहेंगे। ये जो है उसको हम डी टू द पावर एन माइनस वन, और ये जो है उसको हम डी पावर एन रखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ए नॉट डी एन अप टू प्लस ए वन डी एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो ये था, हमने 2 स्टेप किए यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये उसके फुल फॉर्म है। सी एफ को हम वाई सी और पी आई को हम वाई पी भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो 2 स्टेप करने के बाद कौन सा स्टेप हम अप्लाई करेंगे, तो इस पे जो डिपेंड करता है वो सी एफ और पी आई पे डिपेंड करता है। सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी अलग मेथड है, पी आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी अलग मेथड है। ठीक है, और क्यू एक्स इक्वल टू 0 है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, उसकी भी मेथड है। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं क्यू एक्स इक्वल टू 0 यानी कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस। तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम अगर y से डिनोट करें तो वो सिर्फ क्या होगा, सी एफ यानी कि वाई सी। यानी कि जब हमें क्यू एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ हो तब हम पी आई कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, y इक्वल टू सी एफ। अब हम बात करते हैं जब नॉन होमोजीनियस हो। ठीक है, नॉन होमोजीनियस हो तो जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सी एफ एंड पी आई बोथ। ठीक है, क्यू एक्स नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इस तरह से अगर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें सी एफ और पी आई दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर जाते हैं सी एफ, कैसे कैलकुलेट करते हैं पी आई। पहले हम सी एफ यानी कि उसके जो मेथड है उसको हम क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सी एफ की जो मेथड है उसको ही डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं और उसके बाद में पी आई को। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट सी एफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेथड्स टू कैलकुलेट सी एफ ये हम पहले करें, मेथड्स टू कैलकुलेट पी आई वो हम बाद में करेंगे। सी एफ को कैलकुलेट करने के लिए कौन से स्टेप है, जो सेकंड स्टेप था मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप 2 जो हमने पिछली बार लिखा था। स्टेप 3 अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे वो क्या है देख लीजिए, ए नॉट डी एन ए वन डी एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इन ब्रैकेट वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन है ए नॉट ए वन वो सब क्या है, कांस्टेंट। ये जो है वो डी है यानी कि डी में फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सी एफ को कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टेप 3 से। ठीक है, मान लीजिए कि अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि क्यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, पहले होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे यानी कि एफ डी वाई इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 डिफाइन करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एफ डी वाई इक्वल टू 0 है उसमें से हम सिर्फ क्या लेंगे, एफ डी इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये जो पूरा पार्ट है दैट इक्वल टू 0। ए नॉट डी एन वन, ए नॉट डी टू द पावर एन, ए प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन एंड सो वन प्लस ए एन इक्वल टू 0। ये जो है वो क्या है आपको, ये ए नॉट ए वन सब तो कांस्टेंट है मैंने बोला, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन डिग्री की पोलिनोमियल है, तो उसके कितने रूट होंगे, एन रूट होंगे। तो हम क्या करेंगे स्टेप 5 में, फाइंड द रूट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अबव। यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये यानी कि जो पोलिनोमियल है उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि जो पोलिनोमियल है उसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। ये जो है वो nth डिग्री की पोलिनोमियल है, तो उसके कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। जो n रूट है वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो रियल हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड हो सकते हैं, सम ऑफ रियल जो रूट होंगे उसमें से कुछ रियल होंगे कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे। देखिए कैसे ये केसेस बनते हैं। मान लीजिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, इसका जो पार्ट्स होता है वो हम 10th 11 में भी यानी कि 8 से 6 आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 8 से हम सीखते आ रहे हैं। नाउ ये देखिए d माइनस वन डी प्लस वन, ये जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन आया d माइनस वन डी प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा, 1 और -1, यानी कि इस केस में रूट क्या हुए हमारे, रियल। ठीक है, अब देखिए d माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि इसके पास भी 2 रूट होंगे। क्यों, क्योंकि ये डिग्री क्या है 2, तो एक रूट होगा +1, दूसरा भी क्या होगा +1, यानी कि इसमें क्या हुए, रिपीटेड एंड रियल। रिपीटेड एंड रियल यानी कि ये रियल एंड रिपीटेड वाला केस आ गया।
अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि डी इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा, यानी कि इस केस में रूट क्या हुए हमारे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए डी स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो उसमें क्या होंगे, ये जो है डी स्क्वायर है उसके भी पावर है, यानी कि इसके पास 4 रूट होंगे। तो एक रूट तो हमने यहाँ से निकाल आयोटा माइनस आयोटा, तो दूसरे रूट भी क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, प्लस आई माइनस आई। नाउ हम बात करते हैं डी पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये जो है उसका हम पार्ट करते हैं डी स्क्वायर माइनस 4 और डी स्क्वायर प्लस 4, इससे हमने निकाला तो डी इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2, यहाँ से हम निकालेंगे तो प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, यानी कि इसमें कुछ रूट जो है वो रियल है, कुछ क्या है कॉम्प्लेक्स है। यानी कि CF जो कैलकुलेट करते हैं उसमें जो ये पोलिनोमियल के रूट आते हैं उसके बेसिस पे कुछ केसेस बनते हैं। मैं यहाँ पे पहले वो केसेस डिस्कस करूंगा। तो देखिए अब हम जो पूरा केसेस है यानी कि डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बने जब हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसके हम रूट फाइंड कर पाए, यानी कि स्टेप 5 हमारे पास था d माइनस एम वन डी माइनस एफ टू अप टू डी माइनस एम एन इक्वल टू जीरो। और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रूट्स है वो रियल हो सकते हैं, रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिपीटेड, और कुछ रूट जो है वो रियल और कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जो रियल उसके जो रूट्स के हिसाब से जो केसेस है हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देखिए रूट्स आर रियल, यानी कि जो ये स्टेप 5 में हमने जो किया उसके अगर हम रूट्स निकाले वो सब क्या आए, रियल आए, तो उसका जो CF का फॉर्मूला है वो है C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x प्लस अप टू अगर n रूट है तो Cn e पावर mnx, यानी कि जो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पे जो Ci यानी C1 C2 अप टू Cn जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा केस 1, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, यानी कि ये जो n रूट होंगे उसमें से कुछ रूट होंगे वो रियल होंगे, मतलब सारे रूट तो रियल होंगे, कुछ जो है वो रिपीट करते होंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास जो है वो r+1 रूट जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि r रूट यानी कि m1 m2 अप टू m r+1 वो सेम रूट है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। और m r+2 से mn तक वो है वो रियल है और रिपीट नहीं हो रहे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने रूट है, r+1, तो उसका जो सेकंड यानी कि इसका फॉर्मूला है CF इक्वल टू YC इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस अप टू CR+1 x टू द पावर r, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है mr+1, तो हम जो लास्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, CR+1, और उसकी पावर क्या है x टू द पावर r, यानी कि जो पावर है वो रिपीटेड रूट है उससे कम होगी। e पावर m1x, यहाँ पे देखिए m1 m2 अप टू mr+1 वो सारे सेम है, तो हम यहाँ पे e पावर m1x लिखे m2x लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के जो रूट है यहाँ पे से mr+2 अप टू mn वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रियल रूट्स आर रियल एंड यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब कि क्या होंगे, वो भिन्न होंगे, तो उसके हिसाब से कौन सा केस आएगा, इसके लिए CR+2 e पावर mr+2x प्लस अप टू लास्ट का Cn e पावर mnx, यानी कि ये जो रूट है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड होंगे, तो ये केस आएगा। उसमें से कुछ रूट्स रिपीटेड नहीं है तब भी ये केस आएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रूट हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों के लिए लिया है। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इन पेयर्स, जो होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट वो ऑलवेज पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो रूट ही लिए, वो जनरल एन रूट के लिए भी सही है। m1 इक्वल टू मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा और m2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, ये रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो CF होगा यानी वो होगा e पावर अल्फा एक्स, यहाँ से हम अल्फा निकाल पाएंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ अल्फा और बीटा निकालेंगे उसके रूट से, और उसका जो अल्फा और बीटा होगा वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे बीटा जो है वो माइनस बीटा नहीं आएगा, प्लस बीटा ही आएगा। तो CF का फॉर्मूला है, यानी कि हमारा तीसरा फॉर्मूला है YC इक्वल टू e पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। केस 4 देखिए, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो साथ साथ रिपीटेड भी हो। मान लीजिए हमारे पास m1 एंड m3 जो है वो है अल्फा प्लस आई बीटा, और m2 और m4 यानी कि अल्फा माइनस आई बीटा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कितने रूट है, 2, तो 2 है। हमने यहाँ पे भी बात की थी, अगर यहाँ पे r+1 हो तो हम x टू द पावर कहाँ पे जाएंगे, r तक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रूट्स है, तो हम कब तक जाएंगे, x टू द पावर 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो CF इक्वल टू YC e पावर अल्फा x C1 प्लस C2x cos बीटा x। देखिए यहाँ पे जो C1 था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x। यानी कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है और इस फॉर्मूले में रख देना है। केस 5, सम रूट्स आर रियल एंड सम रूट्स आर रिपीटेड। अब देखिए जो रूट्स रियल होंगे उसके लिए हम रियल होंगे तो वो डिस्टिंक्ट होंगे या रिपीटेड होंगे। तो जो रूट्स रियल होंगे अगर मान लीजिए वो डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए हम केस 1 अप्लाई करेंगे। अगर रूट्स रियल और रिपीटेड है तो उसके लिए हम केस 2 अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो रियल रूट जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रिपीटेड होंगे। तो जो रूट अगर डिस्टिंक्ट है तो ये वाला केस और रिपीटेड है तो ये वाला केस। मतलब कि ये जो पूरा जो है केस 5 वो अपने केस 4 1 2 से लेके 4 तक के जो है उस पर डिपेंड करते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप कौन सा केस अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ केस में हम कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लीजिए और क्या है फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये भी आप देख लीजिए एक बार फिर से। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, रियल और रिपीटेड हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये वाला, और केस 4 यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। आप जो है तब तक ये फॉर्मूला एक पेज में लिख दीजिए, आपके सामने रखिए, जब जब एग्जाम्पल कीजिए तब वो पेज है वो आपके सामने होगा, तो आपको वो फॉर्मूला लर्न करने में आसानी होगी और एग्जाम्पल भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर